मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं, आपको जो प्रॉब्लम है आपकी कुंडली में, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए और जन्म का समय भी लिखिए और कहां जन्म पैदा हुआ, ताकि उसका लगन निर्धारित हो सके। तो ये सब बातें लिख दीजिए और आपको जो परेशानी आ रही है कुंडली में वो लिख दीजिए। मैं उस पर फोकस डाल करके आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। अभी नजदीकी एक जातक ने डेट ऑफ बर्थ तो लिख दिया, टाइम नहीं लिखा, उनको क्या परेशानी है और किस जगह पर उनका जन्म हुआ, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में उत्तरी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में इनमें मतलब सूर्य उदय के में फर्क हो जाता है। तो जब तक लगन निर्धारित नहीं होगा तो फल कथित करना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है, हो भी नहीं सकता। ऐसे गलत बोलने से कोई फायदा नहीं है। मैं एक एक शब्द शास्त्रों के अनुसार से बोलता हूं, मैंने घटित देखा है वही मैं बताता हूं और सिर्फ जरूरत है अपने उसको समझने की। आज एक 34 वर्षीय पुरुष जातक की कुंडली में विचार करेंगे, जिसकी की शादी नहीं हो रही और उसको व्यवसाय में भी परेशानी है। जातक सरकारी नौकरी चाहता है, हर कोई चाहता है, लेकिन मिलती किसको है वो उसके ग्रह योग बताते हैं। वो बोलता है कि गुरुजी मैंने बहुत आदमियों से के पास में जा चुका। क्यों जरूरी बात है, देखिए 34 साल उसकी आयु होगी, 90 का जन्म है और 25 वर्ष की आयु के बाद थोड़े से घर वालों की नींद खुलती है और जब 30 वर्ष की आयु हो जाती है तो बड़ी निराशा सी लगती है, कभी तक बच्चे की शादी नहीं हुई। और मैं हमेशा बताता हूं, मेरा वीडियो में किसी में भी देखोगे इस पर आधारित, मैं कहता हूं लड़की हो या लड़का, भाई शादी जरूर होना चाहिए। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। तो मतलब जीवन साथी जरूर चाहिए। तो विचार करते हैं, वो बोलता है गुरुजी मेरा तो सप्तम भाव में उच्च का गुरु है, उच्च का गुरु है, उच्च का गुरु है। दर्शकों, मैं आज उच्च राशि का कोई भी गुरु नहीं, कोई भी ग्रह हो, मैं उसकी शुभता अशुभता के प्रति आपका मार्गदर्शन अवश्य कराऊंगा। पहले मैं वही कराऊंगा और फिर मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। दर्शकों, उच्च ग्रह ये जरूरी नहीं है कि आपको शुभ फल दे, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। आइए विचार करते हैं। और दर्शकों, आप ध्यान से देखिए, अगर आपके में भी कोई विचार है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मेरा भी जो मार्गदर्शन होगा आपके कमेंट्स में लिख के। तो विचार करते हैं। मैं ये कहता हूं कि उच्च ग्रह कोई भी हो, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो शुभ फल ही देगा, अशुभ फलदायक भी होते हैं। कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। दर्शकों, 9 ग्रह 12 राशि की रचना और 27 नक्षत्र की रचना हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने की है या कर्णधारों ने की है। सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु परस्पर मित्र है और ये 6 राशि के स्वामी बनते हैं, मेष कर्क सिंह वृश्चिक धनु और मीन। यानी ये 6 राशि के स्वामी सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु ये बनते हैं और ये परस्पर मित्र है। और हमारा कुंडली की रचना ऐसे है, जो लगन का स्वामी होता है, पंचम भाव का स्वामी भी उसका मित्र होता है, नवम भाव का स्वामी मित्र होता है और उसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है। मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो में बताया, पहले 336 में बताया। तो मतलब लग्नेश के मित्र होते हैं और लग्नेश को ऊपर उठाने वाले होते हैं। हर ग्रह का मतलब है लगन और लग्नेश को ग्रहण। क्यों? लगन और लग्नेश कुंडली का संचालक है। शनि बुध शुक्र परस्पर मित्र हैं, ये 3 परस्पर मित्र हैं और ये 6 राशि वृषभ मिथुन कन्या तुला मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। और जहां पर भी इनमें से कोई भी लगन होगा तो बाकी ग्रह उसके मित्र होंगे। अब समस्या थोड़ी सी आती है विचार करने की। जो ग्रह 2 राशि का स्वामी है वो हमेशा ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देगा। ये दर्शकों बिल्कुल याद रखिए, अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देगा, जहां पर हम लोग गलत कर देते हैं। तो आइए विचार करते हैं आगे क्या कहता है। उच्च राशि में ग्रह जरूरी नहीं शुभ फल दे, किन किन बातों को देखना है। सबसे पहले ऐसे ग्रह जो त्रिकोण के स्वामी ना हो, साधारण तौर पर अकारक होते हैं। त्रिकोण कौन से हैं?
लगन त्रिकोण है, पंचम भाव त्रिकोण है, नवम भाव त्रिकोण है, इनके स्वामी ना हो तो उसको अकारक कहा गया है, वो अशुभ फल देने वाले होते हैं। दूसरी बात, ऐसे ग्रह जो लग्नेश के मित्र ना हो वो भी अकारक होते हैं। तो जो लग्नेश के मित्र ना हो और त्रिकोण के स्वामी ना हो, लगन का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, नवम का भाव का स्वामी ना हो, उसका उच्च होने में कोई फायदा नहीं मिलता। आगे भी एक हमारे ज्योतिष शास्त्र बताता है कि 6, 8, 12 भाव के स्वामी ना हो और वो 6, 8, 12 के स्वामी भी ना हो, तो उच्च के हो तो कुछ फल की आशा की जा सकती है। अब दर्शकों, 6, 8, 12 में थोड़ी सी समस्या आ जाती है विचार करने की कि ग्रहों की जो दो दो राशियां हैं वो मूल त्रिकोण राशि का फल देगा। ग्रह अपना मूल त्रिकोण राशि का फल देगा। तो विचार आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाव है उसका उच्च ग्रह के साथ नीच ग्रह ना हो। आपकी कुंडली में कोई उच्च ग्रह है और उसमें साथ में नीच ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नीचता तो भंग हो जाती है और उच्च ग्रह का अपना प्रभाव कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में उच्चता नीचता राशि विशेष पर आधारित है। ये राशि विशेष पर आधारित है, भाव पर आधारित नहीं है। हमको तो भाव का फल चाहिए। तो उच्चता नीचता राशि विशेष पर आधारित है, परंतु भाव का महत्व अधिक है। इसमें भी 3 बिंदु हैं। उच्च ग्रह 6, 8, 12 में हो तो शुभ फल कैसा? अगर जो उच्च ग्रह 6, 8, 12 में चला गए तो उसका शुभ फल को हमको क्या फायदा होगा? जैसे कि आप देखते कोई फायदा नहीं मिलता। नीच ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तो उसके नीचता में भी थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो कहने का मतलब केंद्र त्रिकोण बलवान है। केंद्र त्रिकोण कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, ये 4 केंद्र है। त्रिकोण 1, 2, 3, ये 3 त्रिकोण है। अब इसमें दर्शकों लगन और पंचम और नवम भाव के स्वामी आपस में मित्र होते हैं और कोई दो राशि स्वामी वाले इन केंद्र में भी बन जाते हैं, तो वो कारक नहीं होते, तटस्थ होते हैं, सम होते हैं। ऐसा हमारे ज्योतिष का शास्त्र ये कहता है। उसके साथ साथ चौथा पॉइंट है ग्रह की बलवंता। दिग्विलय भी होना चाहिए। ग्रह जो उच्च राशि में है वो दिग्विलय भी होना चाहिए, दिग्विल दशाविल। अभी इसमें क्या होता है, वह अस्त नहीं होना चाहिए, पाप प्रभावित नहीं होना चाहिए और भाव से हीन फल, वो हीन से रहता है। पाप प्रभावी होगा, अस्त होगा तो भाव का फल नहीं दे पाएगा। जैसे बुध गुरु लगन में बलवान होते हैं, बुध और गुरु लगन में दिग्बली होते हैं, बलवान होते हैं। सूर्य मंगल दसम भाव में बलवान होते हैं, शनि सप्तम भाव में, चंद्र और शुक्र चतुर्थ भाव में बलवान होते हैं। यह ग्रहों की बलवंता है। और उच्च ग्रह आंख मीच करके ये कह देना शुभ फल देगा, वो अशुभ फल भी देगा, ऊंची उच्चता में अशुभ फल भी दे देगा। ये मैंने आपको बताया। अभी हम एक सूत्र आपको बताते हैं, मैं हमेशा बताता हूं। किसी भी कुंडली में सूर्य सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी। सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह पृथक कारक होते हैं। इन 5 में से 2 या 3 ग्रहों का अशुभ प्रभाव, अशुभ प्रभाव भाई लगने से तो अशुभ प्रभाव नहीं देगा उस बंद पर, लगने से तो अपनी कुंडली को लेना, मतलब कुंडली की रचना में 2 या 3 अशुभ प्रभाव होंगे, वो जहां पर भी डालेंगे अशुभता देंगे, उस फल से पृथक कर देंगे, उस फल को उसको मिलने नहीं देगा। तो इसी को संबंध लेकर के हम कुंडली में विचार करते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या है विवाह। दर्शकों, जातक का जन्म 28/8/1990 अमावस्या मघा 2 में हुआ, सोमवार को हुआ। मघा 2 पिता के लिए अशुभ माना गया। लगन के समय मकर लगन हुआ, मकर में राहु 12 डिग्री लेखपाल में, पंचम भाव में मंगल 0-29 डिग्री हुआ, सप्तम भाव में गुरु उच्च राशि में, केतु 12 डिग्री है और शुक्र 14 डिग्री यहां पर है। यहीं पर बीमारी आ रही है। और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा 3:25 लेकर अष्टम भाव में सूर्य से अस्त है। चंद्रमा अस्त हो गया, चंद्रमा सप्तमेश है। बुध भाग्य भाव का स्वामी 28 डिग्री, शनि लगन भाव का स्वामी 25 डिग्री के विराजमान है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, तो यहां पर शनि राहु जैसे फल नहीं देगा। अगर मान लिया राहु यहां पर कुंभ राशि में होता तो बेशक शनि भी होने दो या लग्नेश भी होने दो, वह राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी होने से
राहु जैसे फल देगा। चाहे गुरु होने दो, गुरु की अगर मूल त्रिकोण राशि जैसे धनु राशि है उसमें राहु होगा तो गुरु भी शुभ होते हुए भी राहु जैसे फल देगा। राहु अधिष्ट राशि का स्वामी, बशर्ते कि गुरु उसमें भी हो। अभी मकर लगन में दर्शकों, मकर लगन में गुरु तीसरे भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव में धनु राशि है, गुरु अकारक है, लेकिन सप्तम भाव में गुरु उच्च राशि में है। अब देखिए सप्तम भाव में उच्च राशि में है, बाकी छोड़ दो, अब गुरु की बात करते हैं। यहां पर सप्तम भाव में गुरु उच्च राशि में होने से स्त्री तो सुंदर मिलेगी, पत्नी तो सुंदर होगी, परंतु झगड़ालू होगी, क्योंकि द्वादश भाव के भी गुण उसमें आएंगे। झगड़ालू होगी, जातक और परिवार के सदस्यों से उसके विचारों में मतभेद होगा, जिसके कारण जातक के घर में विवाद का सामना करना पड़ेगा। खर्च अधिक होगा, आमदनी की हानि होगी। देख रहा है द्वादश भाव का स्वामी, देख रहा है आमदनी कमजोर होगी उसकी, और नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है, यहां पर भी नकारात्मक होगा, मन में चिंता होगी। भाई बहन का सुख अच्छा मिलेगा। मतलब यहां पर गुरु होते हुए उसको पत्नी तो सुंदर दे रहा है, लेकिन दाम्पत्य कलह दे रहा है द्वादश भाव का स्वामी अकेला। अभी गुरु की बात आ गई है, एक गुरु की बात आ गई है, दाम्पत्य सुख में कलह का काम दे रहा है। दूसरा, राहु लगन में बैठा हुआ है, राहु के 12 डिग्री है, गुरु की 6 डिग्री है। गुरु भी दाम्पत्य के, गुरु पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक नहीं है, स्त्री जातक के लिए गुरु पति का भी प्रतिनिधि करता है। पुरुष जातक के लिए शुक्र विवाह का कारक है। अभी दर्शकों यहां पर देखिए कि गुरु लगन में बैठा हुआ है, केतु भी भाव में है। ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक गुरु उच्च राशि में और केतु भी वहां पर है, तो बोलते ध्वज का काम करेगा। यहां पर ध्वज कैसा होगा, पत्नी सुंदर से और अति सुंदर मिल जाएगी, और जहां वैचारिक मतभेद था वो भी बढ़ जाएंगे। ध्वज का मतलब तो यही हो गया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुरु का जो काम है उसको वो चौगुना बढ़ा देगा, तो पत्नी और सुंदर मिल जाएगी, और लेकिन वो दाम्पत्य जीवन में मधुरता जो परिवार वालों से मतभेद रहता, झगड़ा रहता, उसमें भी वृद्धि कर देगा। तो केतु का काम आ गया। लेकिन राहु का प्रभाव है, और राहु युवा अवस्था में 12 डिग्री लेकर के, और गुरु का शुक्र के ऊपर भी प्रभाव है। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है। यहां 1 और 1 11 हो गए। पहले तो मैंने अकेले गुरु का बताया, लेकिन अभी राहु आ गया तो गुरु का ही प्रभाव है, राहु का भी आ गया, दोनों कारक हो गए, पृथक कारक हो गए। सूर्य पर दृष्टि, शुक्र पर दृष्टि डाल, शुक्र पर प्रभाव डाल दिया, तो गुरु साथ में है और राहु देख रहा, दोनों को देख रहा है। राहु का प्रभाव भी आ गया, गुरु का भी, पृथकजनक कारक हो गया, विवाह नहीं होने दे रहा, विवाह नहीं। दूसरा कारण, आपका लगन कोई भी हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, ये तो मैंने आज आपको उच्च राशि के समझ में बताया कि हमारे दर्शकों को भ्रम होता है उच्च का गुरु नहीं। पहले वो देखो गुरु कौन से स्थान का है, कारक है या नहीं है, मित्र है या नहीं लग्नेश का, तभी वो शुभ फल देगा। तटस्थ भी होगा, तटस्थ से बोला जाता है कोई केंद्र का स्वामी हो और वो भी सम आ जाता है, तो ये तो सम भी नहीं है। गुरु मकर लगन के लिए सम भी नहीं है, कारक है, अशुभ भाव का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में पृथक कारक है। पत्नी को सुंदर देना था, दे देगा, लेकिन देने के बाद झगड़ा करेगा, वो तो एक ग्रह का हो। साथ में राहु मिल गया तो 2 का प्रभाव हो गया, राहु और गुरु का प्रभाव शुक्र पर हो गया, और जातक का शुक्र विवाह का कारक है, विवाह में परेशानी आ गई, पहली बात। दूसरी बात, आपकी लगन और भी किसी की भी कुंडली होने दो, जब चंद्रमा से शुक्र से लगने से अगर सप्तम भाव में वक्री ग्रह होगा तो विवाह के लिए रिश्तेदारों की सिफारिश लगा लो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा विवाह होना। यहां शुक्र से सप्तम वक्री ग्रह है, ये भी उसको विवाह नहीं होने की परेशानी आ गई, ये भी परेशानी आ गई, तो विवाह में प्रॉब्लम आ गई। 34 साल की आयु होगी, योग आते हैं चले जाते हैं, ये समस्या आ गई। मकर लगन जो अभी बात करें, शुक्र दसम भाव का स्वामी भी है, विवाह का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। दसम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी है, और शुक्र पर राहु केतु का अशुभ प्रभाव हो गया। पंचम भाव से संबंधित रोग में परेशानी आ गई, दसम भाव व्यवसाय का भाव है, उससे भी समस्या आ गई। दूसरी बात करें हम सरकारी नौकरी की, जब तक चंद्रमा स्थिर सूर्य अष्टम भाव में चला गया,
सरकार तो यहां पर है, चंद्र और सूर्य सरकार है, वो खड्डे में गिर गए। और यहां पर चंद्र और सूर्य की बुद्ध की युति इस तरह से बनाती है, रोगी होगा, अच्छी बुद्धि नहीं होगी, कुबुद्धि का होगा, सोच गंदी होगी, संगति अच्छी नहीं होगी, चरित्र बल भी कमजोर हो सकता है चंद्र बुद्ध के, ये स्वाद, भाग्य की हानि होगी। ये मैंने आपको कुंडली का आज सारांश, जो उच्च राशि में जो फल है उसके विषय में बता दिया। और दर्शकों, वैनाशिक नक्षत्र, मघा से 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र, वैनाशिक नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा स्वामी है, विनाश करने वाला चंद्रमा है, और चंद्रमा सप्तमेश है। तो कैसे राह आसान हो सकती? सप्तम भाव का स्वामी अस्त, सप्तम भाव का स्वामी है सप्तमेश अस्त, सप्तम भाव का कारक ग्रह गुरु पर, सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र पर राहु, और द्वादश भाव के स्वामी का शुक्र भाव पृथकता दे देता है, दाम्पत्य सुख में हानि कर देता है, विवाह होने नहीं देता। ये उस जातक के कारण है विवाह नहीं होने के। और इसलिए 34 साल हो गए। जब हमने उसको बताया तो बोला गुरुजी ये तो भाई देखो, वो अपने अपने ज्ञान की बात है, जिससे मैं किसी को ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अपना अपना ज्ञान है, एक एक अलग अलग ज्ञान की बात है। ये ज्योतिष एक अथाह ग्रह ज्ञान है, तो अपनी अपनी समझ है। मेरी समझ इस किस्म की है, जो सूत्र दिया है प्रथाजनक करेगा। तो मैंने देख लिया, कितनी हजारों कुंडलियों में देख लिया, ये प्रभाव मिलता है। द्वादश भाव का स्वामी उच्च राशि में गुरु होता है और सप्तम भाव की हानि करता है। साधारण तौर पर उच्च ना भी हो, सप्तम भाव में गुरु शुभ नहीं माना जाता है, क्यों? उसका कारक ग्रह शुक्र है। सप्तम और गुरु ज्ञान का भंडार है, आध्यात्मिक देने वाला है, और सप्तम भाव भोग का स्थान है। कोई भी कुंडली होने दो, सप्तम भाव में किसी भी राशि का गुरु जो हो, वो शुभ फल देकर कुछ नहीं, क्यों? भोग का स्थान है, और गुरु ज्ञान का स्थान है, आध्यात्मिक स्थान है। तो दर्शकों, ये उसके विवाह में कान बता। अब मकर लगन वाले, वैसे ही इनका उग्र स्वभाव होता है, इनका व्यक्तित्व थोड़ा सा रहस्य में होता है, वो एक अलग बात है। और लगन का स्वामी भी द्वादश भाव में चला गया शनि, पितृदोष हो गया, और तीसरी दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक हो गया, खर्चा अधिक हो गया। इधर से बुध भी भागेश और छठे भाव का स्वामी है, और चंद्रमा सूर्य बुध तीनों द्वितीय भाव को देख रहे, खर्चे की, धन की लाइन सब बेकार हो गई। ना कुटुंब का सुख है, ना धन का सुख है। ये जातक की समस्या वाली बात है। तो इसमें शुक्र और बुध का और राहु का खेल ज्यादा था। बाकी इसमें यह था, सूर्य को ना कुंडली को आगे ना बढ़ाते हुए, और जिसने भी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। मेन चीज थी गुरु और शुक्र और राहु का प्रभाव था। इसी वजह से जातक की शादी नहीं हो रही और व्यवसाय में परेशानी आ रही है। अब उपाय कर लेते हैं हम। तो सिर्फ, मैंने हमेशा बोलता हूं दर्शकों, हम पृथ्वी पर मनुष्य होने में आए हैं, सिर्फ हम उपाय ही कर सकते हैं यहां पर, और हम कुछ नहीं कर सकते। सूर्य अपने भाव में आ गया, आयु तो अच्छी देगी। भाग्य भाव का स्वामी बुद्धिज्म में चला गया, भाग्य कमजोर हो गया। शनि भाग्य भाव को देख रहा है, थोड़ा सा देगा, लेकिन द्वादश भाव में कितना देगा? द्वादश भाव में प्रभाव देने में भी कमजोर हो जाता है। चलो वो बात अलग है, लेकिन वीडियो का विषय था उच्च राशि का ग्रह। उच्च राशि के ग्रह मैंने आपको पूरे पहलू बता दिए। वीडियो का विषय था विवाह में बाधा, दाम्पत्य की बाधा, वो मैंने बता दिया। वीडियो का विषय था रोजगार की समस्या, वो मैंने बता दी। दर्शकों, चंद्रमा से द्वादश गुरु जब होता है, अति अशुभ माना जाता है और कष्टदायक फल देने वाला होता है। ऐसे जातक के परिवारजनों से बिल्कुल नहीं मिलती, और वह शत्रुओं से मित्रता रखता है। चंद्रमा से द्वादश गुरु अशुभ माना गया है, तो यहां पर चंद्रमा से द्वादश गुरु है। अमावस्या योग है, पितरों का भारी प्रभाव है, इनके पितृ रुष्ट हैं, इनके कोई भी पुरुष अतृप्त योनि में है, जब तक उसकी मुक्ति नहीं मिल जाएगी उसको आसान नहीं। ऐसे जातक को नारायण बलि श्राद्ध करके पितरों की मुक्ति करानी चाहिए। गुरु केतु। और दर्शकों, एक और बात मैं बताता हूं, मुझे याद आ गया, किसी भी कुंडली में, आपकी कहीं पर भी कुंडली हो, अगर शुक्र के साथ केतु होगा, यह युति ऐसी है कि खुद का दाम्पत्य जीवन तो खराब करेगी ही, पड़ोसी का भी खराब कर देगी, और उस घर में ऐसा वातावरण बनेगा और पड़ोसी भी उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो शुक्र के साथ केतु, शुक्र के साथ केतु की करें, राहु और शुक्र का भोखंड का योग निकाले, राहु और गुरु का चांडाल योग निकाले। राहु यहां पर बलवान है 12 डिग्री, गुरु 6 है, गुरु असफल हो गया।
कोई फायदा नहीं हो प्रभाव देने का, क्योंकि पाप ग्रह से पीड़ित हो गया। दर्शकों, दोष निकाल करके पुरुष है कुंभ विवाह करे, अर्क विवाह करे, पुरुष अर्क विवाह करे और उसके बाद छोड़ दे प्रभु के ऊपर। मैंने ऐसी अपने जीवन में बहुत सी कुंडलियां देख ली और बहुत से बच्चे देख लिए। क्या श्रद्धा की जरूरत है, श्रद्धा से उपाय कीजिए, आपको अवश्य फल मिलेगा। श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं। कोई हमारे पास जादू की छड़ी नहीं, या किसी पंडित आचार्य के पास जादू की छड़ी हो और घुमा दे, आपको ऐसा दे दे, नहीं। आप में ही करना पड़ेगा, आपको ही उपाय करने पड़ेंगे, तभी आपकी मंजिल आसान हो सकती है। ग्रह दोष निकालें और कुंभ विवाह करें और फिर छोड़ दें, अवश्य फायदा होगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, जिसने श्रद्धा से काम किया अवश्य फायदा हो। दर्शकों, मैंने एक पुरुष का जिसकी आयु 34 साल हो गई, बेचारा अभी शादी के लिए परेशान हो रहा। परेशान तो लाजमी बात है, कोई खड़ा नहीं होते नहीं देता गली में। आज ये आज स्थिति है समाज में, कोई खड़ा नहीं हो देता, दुनिया भर की उंगलियां उठती हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं, लड़की हो लड़का हो, शादी होना अनिवार्य है। आप उपाय कीजिए, जरूर कीजिए, भगवान अवश्य। जब आप उपाय नहीं करेंगे ऐसे ही, और ये मैं बता देता हूं, मैंने अनुभव में देखा है कि मैंने नारायण बलि इतनी श्राद्ध करा दिया यहाँ पर नर्मदा जी के नद के तट के ऊपर नरदेहर, तो लोगों को फायदा मिला है। आप कहीं भी कराइए जहां आपको अनुकूल हो, मैं नहीं कहूंगा यहीं पर ही है, भारत में 64 जगह पर होती है, लेकिन पितरों की शांति कराइए, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित कीजिए और अर्क विवाह कीजिए, और जो दोष की शांति है, चंडाल योग, भोखंड योग, इनकी शांति कीजिए। आपका जीवन सफल होगा और थोड़े से दिन में देखना आपकी शादी भी होने के लिए हो जाए। नहीं तो 34 साल में क्या योग ही नहीं आया। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल दोष दोष की पूजा की है। जो इच्छुक संपर्क कर, ऋषि हाथ से पत्रिका लिखता निचोड़ देता है। ऋषि ज्योतिष का एक एक शब्द शास्त्रों के अनुकूल है, और जो ज्योतिष के विद्वान हुए उनके भी विचारों का शामिल है। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ उनका एक फॉलोवर हूं। मैंने 3 अक्षर की विद्या प्राप्त की है, सिर्फ इतना है। मैं एक पंचांग रखने वाला नहीं हूं, एक लाइब्रेरी रखने वाला हूं। सिर्फ मैंने 3 अक्षर की विद्या प्राप्त की है। यह ज्ञान ऐसा है, जितना भी पढ़ो उतना ही कम है, अथाह समुद्र है। जो आप संपर्क करना चाहे संपर्क कर सकते हैं। कन्या भावों के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के मैं आपकी राह आसान करने के लिए भेजता हूं। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से बनेगी। ऋषि ज्योतिष आपकी परेशानियों के लिए कुंडली मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष बने। दर्शकों, मैं कहूंगा मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, दोस्तों की जो परेशानी आई है आप ऋषि ज्योतिष में लिख दीजिए। शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन कोशिश करूंगा। मेरी थोड़ी सी इच्छा ये रहती है, अब मेरे वीडियो की आवाज दूर दूर तक सब लोगों तक पहुंचे, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा बनर ऊंचा हो। इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।